ऑलराइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एएस केमिस्ट्री की इससे पहले हमारी सिर्फ एक ही क्लास हुई थी, और उसमें हमने सबसे पहले तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एक हफ्ते से ऊपर हो गया उस क्लास को। हमने थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कशन की थी, और फिर हमने टॉपिक सबसे पहला शुरू किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने देखा था कि एक एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो एक एटम इज सिंपली मेड ऑफ अ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी और ऑलमोस्ट द इंटायर वेट ऑफ द एटम। मतलब अगर एटम का मास एक्स है, तो न्यूक्लियस का मास भी ऑलमोस्ट एक्स ही होगा। न्यूक्लियस ही जिम्मेदार है एटम के सारे मास के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं जिसे हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। आईजीसीसी के लिहाज से हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स में होते हैं। लेकिन फिर मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था कि जो स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं, उनमें हाउसेस होते हैं। हाउसेस में रूम्स होते हैं और रूम्स में पीपल होते हैं। और उसको अगर हम इस टॉपिक से रिलेट करें तो शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहली शेल का नाम के है, दूसरी का एल, तीसरे का एम, और चौथी शेल का नाम एन है। और सब शेल्स कौन चार टाइप्स के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। जो पहला शेल है उसमें सिर्फ एस सब शेल है। दूसरे शेल में एस और पी दोनों हैं। तीसरे में एस, पी और डी भी है, और चौथे में एस, पी, डी और एफ भी है। अब सबशेल्स के बारे में थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि एस सबशेल अगर है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10, एफ में 14। और ये इसीलिए क्योंकि पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स में। मैं तेज जा रहा हूँ क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हमने ये भी पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर पूरे सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब इसमें तीन ऑर्बिटल्स होंगे। डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगेन वन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो डी में सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। एंड इसी तरीके से एफ सब शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब जो फिलिंग है ऑफ द सब शेल्स, दैट इज एस, पी, डी, और उसके बाद एफ फिल होता है। इसी ऑर्डर में एस, पी, डी, एफ के तौर पे फिल होता है। और फिर उसके बाद ये टेबल के जरिए शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने चारों चीजों को रिलेट की थी। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So this is three rules for इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख रहे होते हैं तो तीन रूल्स आपको दिमाग में रखने होते हैं। अब पहले ही मैं बता दूं, ये तीनों की तीनों रूल्स के अलग अलग नाम हैं। इनके नाम जानना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रूल्स मैं लिखूंगा वर्डिंग्स में, इनकी वर्डिंग्स याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन इन तीनों रूल्स को अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस चैप्टर का सबसे जरूरी पार्ट है। अगर आपको अप्लाई करना आ गया, आप एक्सपर्ट हो जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। नाम याद करना और वर्डिंग याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इन तीन रूल्स को फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास एक सोडियम का एटम था, राइट। सोडियम के एटम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि Na में पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे 11 और यहाँ पे 23 लिखा होता है। ये 11 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सोडियम के एटम में। हमने क्या किया, हमने सोडियम के एटम में से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो अब ये सोडियम आयन बन गया जिसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिर्फ मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ ताकि ये तीनों रूल्स को समझा सके। अच्छा, पहले मैंने क्या किया, सोडियम एटम था, उसमें से 11 के 11 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब सोडियम आयन बन गया जिसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन थे। अब मुझे इस सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ये मैंने सिचुएशन बना दी है। तो लेट्स से आई नीड टू फिल let's say I need to fill 11 electrons in a sodium ion। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि सोडियम एटम बन सके। So let's say I need to fill 11 electrons in a sodium ion। So which shell will
आई फिल फर्स्ट। यहाँ पे नोटिस करो, मैंने ऑर्बिटल्स नहीं बोला, मैंने सब शेल नहीं बोला, मैंने बोला कौन से शेल को पहले फिल करूंगा। पहले शेल को, दूसरे शेल को, तीसरे शेल को। क्या मैं ऐसे करूंगा कि पहले तीसरे शेल को फिल करूंगा, फिर पहले को, फिर दूसरे को, फिर चौथे को? तो ये कैसे मैं समझूंगा? यहाँ पे काम आता है रूल नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। इस रूल का नाम है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। AUFBAU, अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहता क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ। ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहले इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एंटर इनटू दैट सब शेल व्हिच हैज लोअर एनर्जी और क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एक चीज को पहले समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाता हूँ एन के तौर पे, और इसके अराउंड शेल्स बना देता हूँ, इसको मैं लेबल कर देता हूँ पहला शेल, और इसको मैं लेबल कर देता हूँ एज द सेकेंड शेल। जो शेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, जो शेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, उसकी लोअर एनर्जी होगी। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर मुझे शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 की एनर्जी को कंपेयर करना है, सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, शेल 1 हैज अ लोअर एनर्जी देन शेल 2, मतलब शेल 2 की ज्यादा एनर्जी है। तो ये तो पहली चीज होगी। अब ऑफ बॉ प्रिंसिपल को समझते हैं। ऑफ बॉ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स उस सब शेल में एंटर करते हैं जिसकी लोअर एनर्जी है, या जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। पहले मैंने शेल की बात की, हमें ये समझ आ गया कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम है। तो अगर मुझे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट शेल में डालोगे या सेकंड शेल में, तो ये क्लियर हो गया कि पहले मैं फर्स्ट शेल में डालूंगा। अब फर्स्ट शेल में कौन से सब शेल में डालूं? सब शेल तो चलो फर्स्ट शेल में एक ही है, एस। ये यहां तक हो गया। अब दूसरे शेल पे मैं आया। दूसरे शेल में मैं कौन से सब शेल में पहले डालूं? एस में डालूं, पी में डालूं? ये दो सब शेल होते हैं ना, एस में डालूं या पी में डालूं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट उस सब शेल में एंटर होंगे जिसकी एनर्जी कम है, या जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। दैट विल बी एस, और उसके बाद पी आएगा। सबसे पहले तो मैं सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे 1s2 2s2 ये हो गया, इसको मैं एनर्जी के तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया एनर्जी का, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1s2 को सपोज कर लो कि इसकी इतनी एनर्जी है। ये मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर 1s2 की इतनी है तो 2s2 की कितनी होगी, कंपैरिजन के तौर पे दिखा रहा हूँ। 2s2 की इससे ज्यादा एनर्जी होगी, 2p6 की इससे भी ज्यादा होगी, फिर 3s2 की और ज्यादा होगी, 3p6 की और ज्यादा, 4s2 की और ज्यादा, और 3d1 की इतनी एनर्जी, या 3d10 की इतनी एनर्जी होगी। अभी के लिए एक चीज समझो कि मैंने यहाँ पे एनर्जी गैप कितना बनाया, इतना बनाया, यहाँ पे इतना, यहाँ इतना, 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 मतलब इन थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस, एनर्जी जो डिफरेंस था, एनर्जी गैप था, वो ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन अब एनर्जी गैप को कंपेयर करो 4s और 3d में, कितना ज्यादा कम है, इट्स सो लेस। ये पॉइंट है जो हम अगले प्रिंसिपल में समझेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ दो। तो अभी इस प्रिंसिपल में क्या समझना था, कि इलेक्ट्रॉन्स उस सबशेल में पहले एंटर करेंगे जिसकी एनर्जी कम है, या इन अदर वर्ड्स जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट शेल, पहले मैं इसको फिल करूंगा, फिर इसको, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, एंड फिर दिस। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो पहला
शेल है, जो पहला शेल है उसके अंदर जो एस सब शेल है, अब वो फुली फिल्ड हो गया, 1s2 हो गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब मैं पहले शेल में एस सब शेल को फिल करूंगा, ये पहला शेल मेरा खत्म हो गया। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड शेल। और कौन सा सब शेल? एस सब शेल, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, ये पहले फिल होगा, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, 1s2 2s1। अच्छा, फिर उसके बाद नियोन, डायरेक्ट नियोन की तरफ जाते हैं। नियोन होता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, और उसके बाद 2p6। फिर अगला एल्यूमिनियम, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और 3p1। अगला आ जाएगा स्कैंडियम, जिसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओगे ना, प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आप एक्सपर्ट होते जाओगे कि अगर स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद 4s2, और फिर जाके 3d1 आएगा। ये यहां तक पार्ट आपको समझ आया? जी। ओके। अब मैं करता ये हूं कि मैं पीरियोडिक टेबल को जरा कॉपी पेस्ट करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। पीरियोडिक टेबल से एक चीज समझता हूँ। राइट, ये रहा। मैंने इसको कॉपी किया एंड पेस्ट। ये यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल इंटरनेट से उठाया है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है पीरियोडिक टेबल से, वो क्या? जो एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स यहां से लेके यहां तक फाउंड होते हैं, कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक, मतलब ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। जो एलिमेंट्स ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 में फाउंड होते हैं, उन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। ये क्यों, ये मैं बताता हूँ। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक मैग्नीशियम का एग्जांपल। अगर मैं मैग्नीशियम के देखूं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मैग्नीशियम के एटम में। तो अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, और उसके बाद 3s2। चेक करने के लिए फिर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूंगा कि 2 + 2 4 है, 4 + 6 10 है, और 10 + 2 12 है, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा एस सबशेल में जाएंगे। ये देखो, हमेशा आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में जाएंगे। कोई और एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो आप मुझे? 1s2, ओके। 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6, 4s1। बिल्कुल सर, बेहतरीन। अब यहाँ पे भी देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस वर्ड शायद आईजीसीएसई से याद आ रहा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, या वो, उनको ये भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे आखिर में किसी सब शेल में फिल्ड हुए हैं, वो किस सब शेल में है? एस सब शेल में है। अगेन, ये एस सब शेल यहाँ पे और एस यहाँ पे। तभी ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं, उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, अब ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक, G3 मतलब ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक जितने एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आर्गॉन को ले लेते हैं। आर्गॉन में 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये मैं इतनी जल्दी कैसे लिख पा रहा हूँ? वो ऐसे कि मैंने ये आई थिंक सबसे पहली क्लास में बताया था, जैसे ये हीलियम है। अब हीलियम मुझे पता है कि 1s2 तक आके हीलियम के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल हो जाते हैं। मतलब हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एंड होती है वो 1s2 पे होती है। तो मैंने बोला कि अब जब जब मैं हीलियम पे आऊंगा मैं सोचूंगा क्या, 1s2। तो मैंने यहाँ पे इसको एसोसिएट कर दिया 1s2 से। फिर बेरिलियम, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म होती है? 2s2 पे। क्योंकि बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि वो 1s2 एंड 2s2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 पे खत्म हो गई। नियॉन की खत्म होगी 2p6 पे एवरी सिंगल टाइम। मैग्नीशियम की 3s2 पे। और आर्गॉन की 3p6 पे। ऐसे याद रखते हैं। तो अगर मुझे आर्गॉन की पता करनी थी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ऐसे जल्दी जल्दी याद रख सकते हैं। अब ये देखो, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं वो p सबशेल में है, तभी इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये किसी ग्रुप में नहीं आते, क्योंकि देखो ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इन्हें किसी हम ग्रुप में डालते ही नहीं है, ये बस बीच में एक ब्लॉक है एटम्स का, या ब्लॉक है एलिमेंट्स का। तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अगेन क्योंकि हम हर किसी का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम बात कर सकते हैं जिंक की। तो जिंक में अगेन सेम मेथड, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। मेरे दिमाग में अभी नियॉन आ रहा है, फिर मैग्नीशियम आ गया 3s2, फिर आर्गॉन तक पहुंच गया मैं 3p6, फिर कैल्शियम 4s2। और उसके बाद 3d वाला फिल होता है जो कि है 3d10। अब आप इसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 3d1, 3d2, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब जिंक पे आके जो 3d वाला सबशेल है वो फुली फिल्ड हो जाएगा। तो ये 3d10 यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे देखो, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आए? डी वाले सबशेल में। तब इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये वाले जो हैं, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसका मैं एग्जांपल इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी सिलेबस में है ही नहीं कि एफ कब ऐड होगा। हमारे लिए सिर्फ एस, पी और डी है। लेकिन इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो अभी तक हमने ये समझा है आज की क्लास में कि ऑफ बो प्रिंसिपल क्या है। मतलब कि कौन से, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है तो पहले किस सबशेल में ऐड करूंगा। तो अब मुझे समझ आ गया कि मैं उस सबशेल में ऐड करूंगा जिसकी एनर्जी कम है, या इन अदर वर्ड जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब। दूसरी चीज जो मैंने समझी वो ये है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। अभी तक सिर्फ ये समझे। अब जो पॉइंट मैं पहले कह रहा था वो ये वाला पॉइंट, कि जब हम एनर्जी गैप को देखते हैं दो सबशेल्स के बीच में, आई रिपीट, जब हम एनर्जी गैप को देखते हैं दो सबशेल्स के बीच में, तो बाकी सारे सबशेल्स के बीच में ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी गैप है। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, 3s2 और 3p6 के बीच में। हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी गैप है। लेकिन अगर 4s2 और 3d10 के बीच में देखें, तो उसमें जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जूम इन करके देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट होके देखो, तो 3D की थोड़ी सी ज्यादा है। तभी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर बनाया है और 4s को थोड़ा सा नीचे बनाया है। तो इनकी एनर्जी गैप ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखना हो तो 3D की ज्यादा होती है। तो पहले तो ये लिख देते हैं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो 3D है उसकी ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू 4s। अब आपको ये वाला पॉइंट समझ आना चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे हमने पोटेशियम की लिख रहे थे ना, तो पहले हमने 1s2 को फिल किया, फिर इसको, देन 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6। एंड फिर हम जो थर्ड शेल है उसकी डी में पहले क्यों नहीं गए? पहले हम 4s क्यों किया हमने? क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। ये देखो, पोटेशियम में 3s2 के बाद 3p6, और उसके बाद डायरेक्ट हम 4s1 में गए, 3d में हम नहीं गए। जब 4s वाला फिल हो जाएगा
उसके बाद हम 3D में जाएंगे, जैसे हमने जिंक में किया। 4s फिल हो गया, उसके बाद हम 3D में गए। अच्छा, एक जरूरी चीज जो बच्चे ऑलमोस्ट हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि 4s2 और 3D10 के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये लिमिटेड नहीं है 4s और 3D के बीच में। ये सेम चीज होती है 5s और 4D के बीच में, 6s और 5D के बीच में, 7s और 6D के बीच में, ये हमेशा होती है। तो किस किन किन के बीच में होती है? 4s और 3D, फिर मतलब एक एक शेल में आगे बढ़ रहा हूँ ना, 5s और 4D, 6s, 5D, 7s, 6D, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने शेल एक इलेक्ट्रॉन में हो, एक एटम में हो, राइट? तो ये अच्छा, मेरा एक कंसेप्ट। क्वेश्चन है। हाँ। जैसे इसमें एनर्जी लेवल्स जो है, ये एनर्जी लेवल्स मुझे याद करना लाजमी है? मतलब मैं अगर इसको न्यूमोनिक दे दूं तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा ना फिर क्या कहते हैं एनर्जी लेवल जो होता है? एनर्जी लेवल्स एज एन SPTF। नहीं, एसपीडीएफ मतलब जो हम लोग इनके इलेक्ट्रॉन्स को किस किस शेल्स के अंदर हम लोग को प्लेस करना है, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा था। हाँ, तो अगर जैसे आप ये अभी आपने निमोनिक, हाँ, मुझे आप निमोनिक का एग्जांपल बताओ, मतलब जो आपने किया है। जैसे मैंने पहले बताया था वो ओ, वो दिल्ली स्कूल पब्लिक स्कूल स्कूल वाला। यस। उसके बाद फिर प्राइमरी स्कूल और फिर डीपीएस मतलब ऐसे, तो फिर एनर्जी लेवल्स की तो इतनी फिर क्या कहते हैं अहमियत नहीं होगी ना अगर मैं न्यूमोनिक दे दूं इसे तो। हाँ, अगर आप निमोनिक दे दो तो फिर वो जाहिर सी बात है, लाइक यू कैन रिमेम्बर इट इजीली। लेकिन ये गलती नहीं हो कि आपने 1s2 कर दिया, उसके बाद आप 2p6 पहले कर रहे हो और 2s2 बाद में कर रहे हो, बस ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ड्रॉ करने का पर्पस ही यही है कि आपको पता हो कि सही। इलेक्ट्रॉन्स किसके बाद किस में डालने होते हैं, ऑर्डर में। तो अगर निमोनिक से ये आपको ऑर्डर याद हो जाता है, मतलब 1s2, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s और उसके बाद 3D, तो बिल्कुल सही, बेहतरीन निमोनिक अच्छा है आपका, और उसी को फिर आप फॉलो करो निमोनिक को। ये डायग्राम याद करने की फिर जरूरत नहीं है। अच्छा। सही है। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो 3D है वो 4s से ज्यादा उसकी एनर्जी है, इसीलिए 3D पहले, सॉरी, 4s पहले फिल होता है और 3D उसके बाद फिल होता है। हाउएवर, द एनर्जी गैप इज वेरी लेस। अब ये जो पॉइंट है ना, हाउ एवर द एनर्जी गैप इज वेरी लेस, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये जरूरी, हाँ, इसलिए है जब हम ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो ये रूल उस वक्त काम आएगा कि कुछ वहां पे चीजें हो रही होती हैं, और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस सेंटेंस के जरिए कि एनर्जी गैप बहुत कम है, इसकी वजह से वो चीजें हो रही होती हैं, वो अब बाद में देखेंगे। So right now, just understand 3D has more energy than 4s. 4s fills first, 3D इसीलिए बाद में fill होता है. However, the energy gap is very less. अच्छा, अब हमने ये डायग्राम या निमोनिक से समझ लिया कि ऑफ बॉ प्रिंसिपल है क्या और कौन से सबशेल को कब फिल करना है। लेकिन दो एक्सेप्शंस इसमें आती हैं। ये जो ऑफ पॉप प्रिंसिपल है, इसमें दो एक्सेप्शंस आती हैं। वो दो एक्सेप्शंस हैं क्रोमियम की और कॉपर की, और ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक्सेप्शन को हम हर ऑलमोस्ट हर P2 के पेपर में ये पूछते हैं, क्रोमियम और कॉपर। अब अगर हम ऑफ बॉ प्रिंसिपल के जरिए क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें, तो क्रोमियम में होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लिखना चाहें, मतलब लेट्स से एक बंदा है, उसको एक्सेप्शन के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे लिखेगा? वो लिखेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, वो ऐसे लिखेगा। लेकिन ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना क्रोमियम की, ये गलत है। अब सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। पॉइंट नंबर वन, अगर कोई ऑफ बॉ प्रिंसिपल के जरिए चले तो बिल्कुल ये सही है। लेकिन यही तो टॉपिक का नाम था, एक्सेप्शन है ये, कि यहाँ पे ऑफ बॉ प्रिंसिपल काम करेगा ही नहीं। तो ये गलत है और ये वाली सही है।
अब इनमें डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के 3d में चला गया। ये देखो 4s2 और 3d4 था, अब 4s1 और 3d5 हो गया। तो इस जो हमें डिफरेंस दिखा है इसको पहले लिख देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4s टू 3d ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले यही थी कि 4s2 और 3d4 है, लेकिन इसको लिखेंगे किस तरीके से 4s1 और 3d5, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने जंप किया। इलेक्ट्रॉन जंप क्यों करता है, सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है। इलेक्ट्रॉन इसीलिए जंप करता है क्योंकि द एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s इज वेरी लेस। इलेक्ट्रॉन इसीलिए जंप करता है क्योंकि दी एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s इज वेरी लेस। मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तो उसको जंप करना है। तो इट इज एबल टू जंप, इट इज एबल टू जंप because of very small energy gap between 4s and 3d। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, अगर हम किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट को देखें ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, कोई भी, तो हर उसमें तो यही होता है कि पहले 4s फिल होता है फिर 3d फिल होता है उसके बाद, और 3d हमेशा अनफिल्ड रह जाता है जिंक के अलावा। तो क्या हमेशा ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4s टू 3d? नो। पहली बात तो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जंप क्यों कर सकते हैं, वो इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी गैप कम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कब जंप कर सकता है, ये अगला सवाल है। व्हेन डज द इलेक्ट्रॉन जंप? व्हेन डज द इलेक्ट्रॉन जंप? तो पहले तो हमने पॉसिबिलिटी देखा ना, ऐसे ही हम हवा में ही बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर भी सकता है, कर सकता है तो क्यों कर सकता है? वो इसीलिए क्योंकि वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3d। लेकिन अब कब करेगा, उसके लिए एक कंसेप्ट समझना है, और वो है द कंसेप्ट बिटवीन फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड सबशेल्स। फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड सबशेल्स। एक एक करके तीन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं जिसमें सब शेल्स होते हैं, या तो सब शेल्स फुली फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, या तो पार्शियली फिल्ड होते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एन एस सबशेल। अगर एस सबशेल में मैं दो इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं तो एस सबशेल हो जाएगा फुली फिल्ड। पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, फुली फिल्ड। डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, फुली फिल्ड। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, फुली फिल्ड। यहां पे मैं अब एक नोट लिखता हूं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। fully filled and half filled सबशेल्स, fully filled और half filled सबशेल्स जो हैं ये स्टेबल होते हैं। fully filled and half filled सबशेल्स स्टेबल होते हैं। तो ये तो एग्जांपल्स थे fully filled के। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हाफ फिल्ड के। मतलब अगर मैं एस हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, हाफ फिल्ड का मतलब है कि अगर कोई सबशेल है जैसे एस है, एस को फुली फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो अगर एस में मैं उसका आधा डालूं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डालूं, तो ये हाफ फिल होगा। पी को फुल होने में 6 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, मतलब अगर मैं पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स डालूं तो उसको मैं कहूंगा हाफ फिल्ड। डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स डालूं तो हाफ फिल्ड। एफ में 14 होते हैं, तो अगर मैं एफ में 7 डालूं तो ये बन जाएगा हाफ फिल्ड। और ये नोट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल जो है स्टेबल होते हैं। मैंने एक और टाइप के सबशेल की भी बात की थी, पार्शियली फिल्ड सबशेल्स। पार्शियली फिल्ड सबशेल्स क्या होते हैं? दीज आर दो सबशेल्स विच आर नॉट फुली फिल्ड एंड नॉट हाफ फिल्ड। मतलब पी सबशेल में 1, 2, 4, 5, अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 4 हो या 5 हो तो ये फुली फिल भी नहीं है और ये हाफ फिल भी नहीं है।
डी में अगर हम देखें तो या तो एक, दो, तीन, चार, छ, सात, आठ या नौ, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो तो दिस इज पार्शियली फिल्ड। एफ में तो चलो उसमें बहुत ही ज्यादा है, कि अगर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और 13, कोई अगेन कोई भी जरूरी नहीं, ऑब्वियसली सारी पॉसिबिलिटीज तो हो नहीं सकती एक साथ। कोई भी पॉसिबिलिटी हो तो हम क्या कहेंगे, ये पार्शियली फिल्ड है। partially filled is not stable। partially filled स्टेबल नहीं होता, लेकिन fully filled स्टेबल होता है और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल के जरिए, जो यहाँ पे की थी। 4s2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3d4 लिखा हुआ है। मुझे ये बताओ, क्या 4s2 स्टेबल है? 4s2 स्टेबल है। और ये बताओ था 3d4 स्टेबल है? नहीं। बिल्कुल। अब लेट से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, क्यों करता है ये तो हमने बता दिया, क्योंकि वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3d। अब ये जंप करता है तो अब ये सिचुएशन आ जाती है। अब मुझे बताओ 4s1 स्टेबल है जी। और 3d5? स्टेबल है। बिल्कुल। तो अब ये देखा, अगर इलेक्ट्रॉन को हम जंप नहीं करवा रहे थे तो एक सब शेल स्टेबल होता, लेकिन ये जो 3d4 है स्टेबल नहीं था। लेकिन अगर हमने जंप करवा दिया, 4s1 भी स्टेबल हो गया जो कि ऑलरेडी था, लेकिन अब 3d5 भी स्टेबल हो गया। तो अब हमें आंसर मिल गया कि इलेक्ट्रॉन कब जंप करता है। इलेक्ट्रॉन तब जंप करता है जब डी सबशेल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। तो एन इलेक्ट्रॉन जंप्स when the stability of d सबशेल, ये जो जंपिंग होती है ये हमेशा s से लेके d होती है, क्योंकि s से लेके d में ही एनर्जी का बहुत ज्यादा कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा एनर्जी गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उनको जंप करना है। जैसे अगर किसी को s से p जंप करना है वो नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी गैप ही इतना बड़ा है। इसलिए हमेशा सिर्फ s से d ही काम करेगा। तो ये कंसेप्ट, एन इलेक्ट्रॉन जंप्स व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ द d सबशेल इज इंक्रीजिंग। अब ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई इलेक्ट्रॉन डी से एस में जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4s, अब लेट से कोई 3d में इलेक्ट्रॉन है ना और उसको 4s में आना है, वो नहीं आ सकता क्योंकि 4s की एनर्जी ही कम है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कम कभी भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा कि मेरी एनर्जी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। इसीलिए ये जंपिंग भी होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द डी सबशेल बड़ी होती है। अब एक एलिमेंट का एग्जांपल देखते हैं दूसरी एक्सेप्शन पे जानने के पहले। लेट्स टेक आयरन। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ऑफ बो प्रिंसिपल के जरिए मैं पूरा बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 एंड 3d 1 2 3 4 5 6 3d6। अब अगर मैं 4s2 को देखूं तो ये स्टेबल है, 3d6 इज स्टेबल नहीं है। अगर लेट्स से मैं जंप कराता हूँ, सेम कंसेप्ट को यूज करता हूँ, तो ये बन जाएगा 4s1 स्टेबल है। लेकिन क्या 3d7 स्टेबल होता है ये बताओ? नहीं। स्टेबल नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन के जंप होने से स्टेबिलिटी तो नहीं बढ़ी ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जंप करता ही नहीं है आयरन के केस में। तभी सिर्फ और सिर्फ दो एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम जहां पे ये इलेक्ट्रॉन जंप होता है और ऑफ पावर प्रिंसिपल काम नहीं आता, और दूसरा कॉपर। ये आज का आखिरी चीज होगी, कॉपर की एक्सेप्शन। एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं। 29, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d9। 4s2 is stable, 3d9 is not stable। Let's try jumping the electron। 4s1 बन जाता है which is stable, 3d10 बन जाता है which is also stable। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा। और ये इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये इसकी गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अगर हम क्रोमियम के एग्जांपल में देखें तो वो क्या कर रहा था, 3d सब शेल को हाफ फिल कर रहा था, हाफ फिल, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो रहा था। कॉपर की केस में 3d सबशेल को वो फुली फिल कर रहा था।
एंड फुली फिल्ड सबशेल भी स्टेबल होता है। और इसीलिए ये दो ही एक्सेप्शंस है, किसी भी और एलिमेंट में आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखो। मैं आपको अब बल्कि आप मैं चार इसमें एलिमेंट्स लिख देता हूँ, आप मुझे अगली क्लास में बताना जो कल दोपहर को ये कि निकल, वेनेडियम, टाइटेनियम और स्कैंडियम, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जंप हो सकते हैं या नहीं हो सकते। शायद कोई और एक्सेप्शन हो, आप मुझे बताओ। या क्यों नहीं हो सकते, अगर तो नहीं हो रहे, या आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिक्चर भेज देना इनकी ऑफ बॉ प्रिंसिपल के साथ, और अगर तो इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल के बगैर। लेट्स से इन चारों में ऑफ बॉ प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर आप मुझे सिर्फ वही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे दोगे कि इलेक्ट्रॉन तो जंप हो ही नहीं रहा, तो और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, कल दोपहर तक आप मुझे ये भेज देना क्लास से पहले। सही है। राइट, तो कल दोपहर की क्लास कब करनी है? हमारा टाइम जोन तो सेम होता है, तो बता दो आप। 3 बजे तक या 2 बजे तक कर लेते हैं। 3 बजे असर होती है, उसके बाद 3:30 तक है ये। 3:30 शुरू करें अगर हम। सही है। अच्छा, कल 1.5 आवर की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आज से आधे घंटे की हुई है, तो आप मतलब अपना स्केड्यूल आप उस हिसाब से कर लेना ऑर्गेनाइज। सही है। परफेक्ट, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।